Hello friends, this is the second video of chapter number 16. Before we start second video, I would like to request to all my dear student, whenever you see video at that time, see the whole video. And then only you are able to understand the properly whole content which is given in the video. Before we start second video, now we just quickly revise the first video. In first video and first part we see first introduction, why there is requirement of the industrial, fiscal and monetary policy. In that first we see liberalization, advantage of liberalization and disadvantage of liberalization. Then we see privatization, advantage of privatization and disadvantage of privatization. And lastly we discuss globalization, their advantage and disadvantage. Now in second video we are going to learn WTO, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शंस, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका कॉन्सेप्ट क्यों आया और नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी कंट्री ने कौन कौन से स्टेप लिए, इस वीडियो में हमें वो डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. World Trade Organization was established on 1st January 1995 by the member of United Nations nation. कि 9th स्टैंडर्ड में आप सभी ने स्टडी कर लिया कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कि वो सभी जो मेंबर कंट्री है उस सभी ने मिल के 1 जनवरी 1995 में WTO को एस्टेब्लिश किया. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनीवा इन स्विट्जरलैंड. कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनीवा इन स्विट्जरलैंड. तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक ऑब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि WTO है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में और उसका हेडक्वार्टर जिनीवा इन स्विट्जरलैंड है. नाउ वी जस्ट सी इन अ सेकेंड स्लाइड कि WTO जो बनाया गया उसके ऑब्जेक्टिव कौन से. तो आपको आपके जो ये चैप्टर है उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स लर्न करने. नाउ वी सी वन बाय वन. टू रिमूव द ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल ट्रेडिंग. कि ग्लोबलाइजेशन में आप सभी को पता है ग्लोबल ट्रेडिंग मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसको बोला जाता है ग्लोबल ट्रेडिंग. तो फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ग्लोबल ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल मतलब होता है हर्डल कि जो डेवलप नहीं होने दे रहे, तो ऐसे ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का काम WTO करता है. सेकेंड पॉइंट, टू रिमूव द प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. कि फॉरेन ट्रेड करने के लिए कई कंपनी है और कई कंट्री है वो ज्यादा प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाती है. तो उससे क्या होता है, उसका डेवलपमेंट कम होता है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी कंट्री से कि जर्मनी से हमें कोई भी चीज़ मंगवानी है, लेकिन बिकॉज ऑफ पॉलिसी वो हमें चीप पड़ रही, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रोटेक्शन पॉलिसी हम उसको डेवलप कर पा रहे नहीं है. ये ऐसी प्रोटेक्शन पॉलिसी को रिमूव करने का काम WTO करता है. थर्ड फंक्शन, टू कोऑर्डिनेट विद द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी टू द इकोनॉमिक पॉलिसी. मतलब कि कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी वो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सकता है. फोर्थ पॉइंट, टू सोल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड. कि वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है कि दो कंट्री के बीच में कोई भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उसको सोल्व करने का काम WTO करता है. नाउ 4 जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं, शॉर्ट में समझते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करने वाले जो ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव करने का काम करता है. दूसरा कि जो प्रोटेक्शन पॉलिसी है, जो हर्डल है, उसको रिमूव करने का काम करता है. थर्ड, कोऑर्डिनेट बिटवीन द ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. और फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज कि कोई भी डिस्प्यूट होता है दो कंट्री के बीच में तो उसको सॉल्व करने का काम करता है. नाउ वी जस्ट सी द फंक्शंस ऑफ WTO. तो WTO के फंक्शन मतलब कि काम, वो क्या काम करते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ WTO इज टू सेटअप द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू मल्टीनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू इट.
कि एक सेटअप बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है WTO। कैसा? मल्टीनेशनल ट्रेड का। मल्टीनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि दो कंट्री से ज्यादा के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसको मल्टीनेशनल ट्रेड बोला जाता है। तो फर्स्ट उसका फंक्शन है कि उसका एक एग्रीमेंट बनाते हैं जो सभी के लिए प्रॉपर हो। सेकेंड फंक्शन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशंस फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड। कि डिबेट मतलब वो चर्चा करना। तो दो कंट्री के बीच में जब कोई भी डिबेट होती है, नेगोशिएशन होता है, तब उसमें वाइटल रोल मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, WTO एनकरेजेस अनबायस इंटरनेशनल ट्रेड। अनबायस का मतलब होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसिमिलरिटीज। बायस का मतलब होता है डिसिमिलरिटीज, पार्शियलिटी, कि कोई भी पार्शियलिटी के बिना बिजनेस डेवलपमेंट करने को एनकरेज करता है WTO। कि कोई भी कंट्री है वो कोई दूसरी कंट्री के बीच में पार्शियलिटी करनी चाहिए नहीं। फोर्थ फंक्शन ऑफ WTO इज डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ऑन नेशनल पॉलिसी। हमें पता है कि सभी नेशन होते हैं, वो सभी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है और उसको सभी नेशन फॉलो करते होते हैं। इट ऑब्जर्व देयर एंड सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट। कि उसको ऑब्जर्व करता है, WTO देखता है कि भाई जो भी कंट्री की पॉलिसी है वो प्रॉपर है, मल्टीनेशनल ट्रेड के लिए प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो सजेस्ट करता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी कंट्री का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है। तो अगर WTO के चारों फंक्शन को अगर शॉर्ट में हम समझे तो फर्स्ट फंक्शन क्या है कि वो एक एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट बनाने के बाद उस पर सभी को वो अप्रूव करवाता है। सेकेंड क्या है कि भाई जो भी डिबेट है कोई भी कंट्री के बीच में तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड, अनबायस्ड, कि कोई भी पार्शियलिटी के बिना जो भी बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको एनकरेज करता है। और फोर्थ, कंट्री को अगर कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको सजेस्ट करता है। तो यहाँ पे WTO जो हमारा पॉइंट है वो खत्म होता है। तो WTO में अभी ये WTO का फंक्शन देखे, ऑब्जेक्टिव देखा और उसका मीनिंग। अब हमारे जो कंट्री है उस पर WTO की इफेक्ट क्या हुई वो हमें देखना है। तो इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी पे WTO की कौन सी इफेक्ट हुई। लेट्स सी। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन सिंस इन इंसेप्शन मतलब पहले से, कि इंडिया है वो पहले से जब भी स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग WTO स्टार्ट हुआ तभी से इंडिया है वो उसका मेंबर है। सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडिया और विच टाइप ऑफ बेनिफिट्स वुड इन इंडिया अक्वायर, डिस्कस बिलो। कि कौन से हमें बेनिफिट हुए वो हमें डिस्कस करने। India's contribution in the world trade was 0.5%. Our export have increased tremendous due to increase in international trade, and as a result of it, India's contribution in the world trade has increased to the 1%. तो फर्स्ट पॉइंट को इजीली समझना है तो एक्सपोर्टेशन में बिफोर WTO एक्सपोर्टेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे कितना था? 0.5%, जो बढ़ के कितना हो गया? 1%, मतलब कि डबल हो गया एक्सपोर्टेशन। सेकेंड, बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO, एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड क्लॉथ ऑफ आवर कंट्री हैज इंक्रीज। कि जो हमारे रेडीमेड क्लॉथ है उसका एक्सपोर्टेशन WTO में हमें मेंबर होने की वजह से बढ़ा है, इंक्रीज्ड। थर्ड, एज अ member of WTO, India has been able to increase export of its agro product। कि दूसरा क्या हुआ कि WTO की वजह से एक्सपोर्टेशन ऑफ एग्रो प्रोडक्ट भी बढ़ा है। फोर्थ, ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट the pressure on imports has reduced and foreign investment has been increased for foreign exchange। कि फर्स्ट वीडियो में हमें देख लिया कि भाई एक हमारा प्रॉब्लम वो है कि भाई जो एक्सपोर्टेशन है उसके सामने जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है। तो एक्सपोर्टेशन बढ़ने से क्या होगा? जो इंपोर्ट है उस पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और सेकेंड, फॉरेन एक्सचेंज में भी बेनिफिट होगा। तो चार मेन बेनिफिट हमारी कंट्री को हुए हैं एज अ मेंबर ऑफ WTO। फर्स्ट,
जो वर्ल्ड लेवल पे हमारा कंट्रीब्यूशन 0.5% था, जो बढ़ के 1% हो गया। सेकेंड कि एज ए मेंबर रेडीमेड क्लॉथ का जो एक्सपोर्टेशन है वो बढ़ा। थर्ड, एग्रो प्रोडक्ट्स है उसका भी एक्सपोर्टेशन बढ़ा। एंड फोर्थ कि जो वर्ल्ड लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज है वो बढ़ा है और इंपोर्ट पे जो प्रेशर था वो कम हुआ है। 10. As a member of WTO organization, India will not only get above mentioned but the benefit also has to comply with the some condition कि benefit तो मिले लेकिन उसमें कई कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? It is especially depend on how fast India increases its infrastructure facility and how developed countries treat India। दो चीज पे डिपेंडेंट है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हम फैसिलिटी कितनी दे रहे। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी हम बढ़ाएंगे हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। और सेकेंड, जो फॉरेन कंट्री है वो इंडिया को कैसे ट्रीट करती है। तो यहाँ पे हमने देखा WTO कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, कब एस्टैब्लिश हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके फंक्शन और उसकी इम्पैक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें कैसे डेवलपमेंट की जरूरत है जो प्रॉपर हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। दो पॉइंट में याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है विच मीट्स मतलब फुलफिल द डिमांड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, बट condition is without compromising with the ability of the future generation to meet their own needs। कि फ्यूचर जनरेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो इजीली आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना है। तो टू फुलफिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स to fulfill the requirement of present generation without compromising the fulfillment of requirement of the future generation. Thus, the idea of sustainable development is developed because of extreme effect on nature near human habitation and man created cover environment। तो sustainable development की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि एक्सट्रीम इफेक्ट हुई लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई किस पे? एनवायरमेंट पे। जो जहाँ पे ह्यूमन है, जहाँ पे ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट है, इंडस्ट्री है, वहां पे एनवायरमेंट को काफी डिग्रेडेशन हुआ। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। द वे एंड द स्पीड विथ विच प्रेजेंट जनरेशन इज डेवलपिंग इट कैन नॉट बी मेंटेन इन द फ्यूचर। कि अभी जो हम डेवलप हो रहे हैं जिस स्पीड से, अगर यही स्पीड से हम डेवलप हो गए तो एनवायरमेंट ठीक रहने वाला नहीं। There is a fear that luxurious which present generation is enjoying may not be there for the future generation। कि present generation के पास अभी जो भी है कि भाई अभी मिनरल्स हमारे पास इतने सारे हैं, तो अगर इस तरह से हम उसको वेस्ट करते रहेंगे, यूज करते रहेंगे, तो ये हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं नहीं। There is tremendous decrease in natural resources due to economical development and their quality is deteriorating। कि उसकी जो क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिटोरेटिंग मतलब बिगड़ रही क्योंकि हम ज़्यादा उसका यूज़ करने लगे हैं। In this condition there is need to change the idea of development। Idea of sustainable development is studied because the present development and effect of the environment। तो अभी आपको हमें सभी को मिल के ये सोचना है कि हमें डेवलपमेंट करना है लेकिन कैसा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे फ्यूचर की जो भी जनरेशन है उसके लिए ये क्वालिटी है वो डिग्रेडेड नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे हम कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको कंजर्व करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाए? नाउ जस्ट सी द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, water resources etc should be used in a such a way that their quality is maintained and non-renewable natural resources like coal, petroleum, minerals etc should be used judiciously। कि दो रिसोर्सेस आप सभी जानते हो,
कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो आपको वापस मिलने वाला है, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो आपको एक बार यूज करने के बाद मिलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि पेट्रोल, तो पेट्रोल है, एक बार बाइक में या कार में आपने यूज कर लिया, वो आपको वापस मिलने वाला नहीं है। सो आपको इसमें दो पॉइंट में आप डिवाइड कर सकते हो कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको आपको ऐसे यूज करना है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, क्वालिटी बिगड़नी चाहिए नहीं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको जुडिशियसली मतलब कि आप प्रॉपरली सोच समझ के उसको यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, industrial location should be decided on the basis of lesser transportation cost and sincere attempt should be made to achieve eco-friendly development। कि आपको वहां पे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिससे क्या मिनरल्स भी बचेंगे और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो जहां पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके नियर बाय ही आपको उसका इंडस्ट्रियल सेटअप करना है। सो दिस इज अ सेकेंड पॉइंट कि इंडस्ट्री लेस ट्रांसपोर्टेशन हो वहां पे आपको एस्टैब्लिश करनी है और सिंसियरली हमें अटेम्प्ट करना है कि वो इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होनी चाहिए नहीं। थर्ड पॉइंट, these resources which can be used in a more than one way should be utilized in the different way such as different irrigation system are utilized for more than one purpose। कि भाई कई इरिगेशन फैसिलिटी है मोर देन वन पर्पज यूज होती है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। आप सभी जानते हो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ज्यादा गवर्नमेंट वही डेवलप कर रही है, जिसमें हम डैम बनाते हैं। जिससे क्या बेनिफिट होता है कि डैम बनाने से क्या होगा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, फ्लड भी कंट्रोल रहता है। और फोर्थ, दैट सोइल इरोजन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने हैं। फोर्थ पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड, control should be laid on unplanned disposal of industrial waste, poisonous chemical increasing slum। कि नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हमें वेस्ट करने नहीं है, और जो भी वेस्टेज है इंडस्ट्री में उसका जो डिस्पोजल है उसको हमें प्रॉपरली करना है। दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, stress should be laid on the use of non-conventional energy resources such as solar and wind energy। कि जो हमारे कन्वेंशनल नहीं, नॉन कन्वेंशनल है, जो हमें वापस मिलने वाले हैं, ऐसी एनर्जी के ज्यादा यूज करने हैं। सो दिस 5 आर द स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पांचों को जल्दी से अगर हम रिवाइज करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको आपको ऐसे यूज करना है कि उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको आपको जुडिशियसली मतलब कि प्रॉपरली सोच समझ के यूज करना है। सेकेंड, इंडस्ट्री है वहां पे एस्टेब्लिश करना है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कम हो और इको फ्रेंडली इंडस्ट्री होनी चाहिए। थर्ड, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ज्यादा डेवलप करना है। फोर्थ, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करना नहीं है, और जो डिस्पोजर मतलब कि जो भी वेस्टेज है उसको आपको प्रॉपरली डिस्पोज करना है। और फिफ्थ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। नाउ नेक्स्ट, स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए नाउ एंड देन होल कंट्री एंड होल वर्ल्ड इज वर्किंग सो मच। तो कैसे कैसे वर्क किए, नाउ वी सी इन दिस लास्ट स्लाइड। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। तो फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, बनाई मतलब कि मीटिंग अरेंज की थी कब, 1972 में। कहाँ पे, स्टॉकहोम इन स्वीडन। तो ये MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है। Thereafter, from time to time, convention and camps have been organized for the protection of environment and global level। कि global level पे बाद में ये फर्स्ट टाइम ये अर्थ कॉन्फ्रेंस होने के बाद वो एवरी 1 ईयर या कोई भी पीरियड डिसाइड किया होता है, तब मिलते रहते हैं और एनवायरमेंट के बारे में ध्यान वो मीटिंग में डिस्कस करते हैं। इन विच
इट वॉज डिसाइडेड टू टेक अ डिफरेंट स्टेप फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन करने के लिए कई स्टेप के बारे में बात की गई. इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट कि ये एफर्ट में इंडिया भी इंक्लूड है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल कि हमारी गवर्नमेंट भी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए काफी स्टेप लेती है. तो कौन से स्टेप लेते हैं? नाउ वी सी. देयर आर 5 steps are there which is taken by our government. First, information about pollution condition of the different cities of nation is presented every year. हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट सिटी के जो भी कंडीशन है कि कहाँ पे एनवायरनमेंट की कैसी सिचुएशन है, कैसा मतलब कि पोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा रिपोर्ट सभी सिटी का प्रेजेंट करते हैं. जिससे क्या कि किस सिटी को ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है ऐसा सभी को पता चलता है. सेकेंड, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश टू कंट्रोल पोल्यूशन की कमिटी बनाई स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इसलिए कि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे. कि कोई इंडस्ट्री है, पॉइजनस गैस है, उसको डिस्पोज कर दिए तो उससे क्या वो कमिटी के जो मेंबर है, जो ऑफिसर है, वहां पे जाके उसको वार्न करेंगे. थर्ड, 5th June हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए एनवायरमेंट डे इन द वर्ल्ड कि 5th जून है उसको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के तरीके पे हम सेलिब्रेट करते हैं. फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट पास्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981 कि 1981 में हमने एक रूल एक्ट पास किया, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट. फिफ्थ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैव बीन साइन फॉर डिटोरिएटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की सभी इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट साइन किया है सभी कंट्री ने. जिससे कि क्या उसमें देखा कि भाई ओजोन का लेयर सभी को मेंटेन करना है, जो भी वेस्टेज है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे और जो बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड में दिख रही है, कंट्री में दिख रही है, उसको हम मेंटेन करेंगे. सो दीज आर द 5 स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट. तो पांचों को जल्दी से रिवाइज करें तो कि भाई डिफरेंट सिटी की जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको प्रेजेंट किया जाता है. सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक बोर्ड बनाया गया जो प्रोटेक्शन का काम करता है. थर्ड, कि 5th जून है उसको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं. फोर्थ, कि जो एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में बनाया गया है. एंड फिफ्थ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कि हम प्रॉपरली डिस्पोजल करेंगे सभी केमिकल्स और वेस्टेज का और मेंटेन करेंगे. Thus, the conservation of environment is everyone's responsibility कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट करेगी तो कुछ होने वाला नहीं, कि हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी. If we do not control pollution, no doubt the life on the earth will be doomed soon. कि अभी से हमने उसको प्रोटेक्शन नहीं किया तो फ्यूचर में ये लाइफ रहने वाली नहीं है. So here chapter number 16 is over. Thank you.